ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਬਣੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਅਤੇ 3 ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਵਾਈਫਾਈ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ 2021 ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप सबसे माफ़ी मांगते हुए क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने में थोड़ी सी देर हो गई, आज हम सबसे पहले श्री दरबार साहिब जाकर मत्था टेक कर नए साल की शुरुआत की, नए दशक की शुरुआत की और मैंने पंजाब के सह प्रभारी के तौर पे एक नई इनिंग्स की शुरुआत की। मत्था टेक कर हमने देश के किसान, पंजाब का किसान, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे नौजवान जो दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करी, अरदास करी और ये मांगा कि जल्द से जल्द वो लोग जंग जीत के वापस अपने घर आएं और किसानी जीते, किसान जीते। दुर्गियाना मंदिर गए, वहाँ पर भी मत्था टेका, अरदास करी, परमात्मा से प्रार्थना करी। इसी के चलते थोड़ा सा विलंब रहा, जिसके लिए मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। साथियों, एक चीज बहुत स्पष्ट है, बहुत सीधी है, वो ये है कि कैप्टन अमरिंदर की सरकार ने पंजाब की आवाम को धोखा देने का काम किया। उन्होंने बहुत वादे किए थे, कर्जा माफ करूंगा, हर घर नौकरी दूंगा, 4 हफ्ते में नशे की समाप्ति, खात्मा कर दूंगा, माफिया राज समाप्त करूंगा, न जाने क्या क्या बोला। एक भी वादा कैप्टन साहब पूरा नहीं कर पाए। और ये अभी कम था जो उन्होंने देश के किसान और पंजाब के किसान की पीठ में छुरा भोंकने का काम किया, जब वो खुद उस समिति का हिस्सा रहे, मेंबर रहे उस कमेटी के, जिस कमेटी ने इन 3 काले कानूनों का मसौदा बनाया, इसकी ड्राफ्टिंग की और ये 3 काले कानूनों को जन्म दिया। कैप्टन साहब चाहते तो जुलाई 2019, अगस्त 2019 में जब इस समिति की बैठकें हुई तो बैठक से बाहर निकलकर पंजाब की आवाम को बता सकते थे ये 3 काले कानून आने जा रहे हैं, सावधान हो जाओ, विरोध दर्ज करा सकते थे। लेकिन कैप्टन साहब ने इन 3 काले कानूनों को बनाने वाली समिति में, कमेटी में अपना कंसेंट दिया, अपनी हाजिरी दी, अपनी सहमति दी। आज पूरी पंजाब की जनता, पूरी सूबे की जनता इस बात को जान गई है कि कैप्टन साहब ने देश के किसान को, पंजाब के किसान को धोखा दिया। जहां तक दूसरी पार्टी का सवाल है, अकाली दल का, तो अकाली दल की मंत्री हरसिमरत कौर बादल जी केंद्र की सरकार में वजीर रही, मंत्री रही। जब ये कानून बन रहा था तब भी मंत्री रही, जब ये कानून कैबिनेट में आया तब भी मंत्री रही, जब ये कानून विधानसभा, लोकसभा में आया तो भी मंत्री रही, जब ये कानून लोकसभा में पास हो गया तो भी मंत्री रही, राज्यसभा में आया तो भी मंत्री रही, राज्यसभा में पास हो गया तो भी मंत्री रही। और उसके बाद जब आक्रोश हुआ, जब देश का किसान खड़ा हुआ, पंजाब का किसान खड़ा हुआ, तब उन्हें समझ में आया
और उन्होंने बड़े भारी मन से इस्तीफा दिया। मुझे लगता है, मेरी ज्यादा समझ नहीं है, ज्यादा इतना अनुभव नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आजाद भारत के इतिहास में, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ऐसी कोई पार्टी रही होगी जिससे सूबे की जनता इतनी नफरत करे। अकाली दल is the most hated political party of the country. It is the most hated political party in the history of independent India. आजाद भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा नफरत किसी एक राजनीतिक दल से अगर हो तो वो अकाली दल है। मुझे लगता है आने वाले समय में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि कौन सी वो पार्टी है जिससे जनता को सबसे ज्यादा नफरत है, जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अकाली दल। इसी के साथ साथ आज पंजाब को फिर से खुशहाल बनाने के लिए, आज पंजाब को अंधकार से निकालने के लिए एक ही पॉलिटिकल पार्टी, एक ही राजनीतिक फोर्स नजर आती है जिसको पूरी जनता बड़ी आस लगाए देखे, बड़ी उम्मीद के साथ देखे, और उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। पंजाब के लोगों का और दिल्ली के लोगों का बहुत गहरा रिश्ता है। पंजाब के लोगों को ये बात पता है कि दिल्ली में बहुत काम है, दिल्ली में जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बने, दिल्ली में अस्पताल इस प्रकार हो गए कि वर्ल्ड क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी, स्टेट ऑफ द आर्ट क्वालिटी का इलाज मिलता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन में इतना काम हुआ कि आज बड़े बड़े उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट, धन्ना सेठ, मंत्री भी अपने बच्चों को दिल्ली में प्राइवेट स्कूल से निकालकर दिल्ली के सरकारी स्कूल में दाखिला करा रहे हैं। इतना काम शिक्षा में, एजुकेशन में करके दिखाया। आज पंजाब के लोग भी वो सारी चीजें चाहते हैं, और मुझे लगता है, और मैं आज ये घोषणा भी करता हूं और पूरी जिम्मेदारी से आपके सामने ये बात रखता हूं, आई एम सेइंग दिस विद अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम सेइंग दिस विद अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी जिम्मेदारी नाल मैं कह रहा कि पंजाब में अगली सरकार आम आदमी पार्टी की बनेगी। 2022 के चुनाव में पंजाब की जनता एकजुट होकर इस बार आम आदमी पार्टी को एक मौका देगी। पंजाब की जनता ने ये सारी पार्टियां देखी, अकाली को भी देखी, बीजेपी को भी देखी, कांग्रेस को भी देखी है, और अब पंजाब की जनता इन सब से परेशान हो गई, इन सब की गंदी राजनीति से परेशान, धोखे की राजनीति, पीठ में छुरा भोगने की राजनीति से परेशान हो गई है, और अब पूरी आस लगाए, पूरी उम्मीद लगाए एक ईमानदार पार्टी की ओर देख रही है, जिस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? अभी आऊंगा, सारे जवाब दूंगा, मैं बस खत्म कर दूं 2 मिनट। इसी के साथ साथ बीते कुछ दिनों से हमें, आम आदमी पार्टी को भी, दिल्ली वालों को भी, देश का किसान, पंजाब का किसान जो दिल्ली के बॉर्डर पे, दिल्ली की दहलीज पे बैठा है, उसकी सेवा करने का एक मौका मिला। सेवादार की भूमिका में हमारी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी, जिनसे पंजाब की जनता बहुत प्यार करती है, उन्होंने एक सेवादार की भूमिका में देश के किसान की, हमारे पंजाब के बड़े बुजुर्ग, हमारे नौजवान, हमारी माताएं, हमारी बहनें जो बॉर्डर पे बैठी हैं, उनकी सेवा करी। चाहे लंगर की सेवा हो, कंबल की सेवा हो, पानी की सेवा हो, टॉयलेट की सेवा हो, और अभी आज से 2 दिन पहले वहां पर वाईफाई की सेवा भी शुरू करी। वहां पर नेटवर्क की बहुत समस्या थी, सिग्नल की समस्या थी, और किसानों ने अपनी बात हम तक पहुंचाई, और केजरीवाल साहब ने वहां पर फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट पूरे सिंगू बॉर्डर पे लगवा दिया, टीकरी बॉर्डर पे लगवाना शुरू कर। एक सेवा करने का सौभाग्य हम सबको मिला, और
यदि पंजाब के किसान को जितनी तकलीफ हो रही है वहां बैठ के, उसकी तकलीफ को अगर हम राई मात्र भी कम कर सके, इतना सा भी कम कर सकें, तो हम अपने आप को सफल समझेंगे। हम पे हमले हुए, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब से केजरीवाल साहब ने दिल्ली में देश के किसान और पंजाब के किसान को बंद करने के लिए 9 जेल बनाने की बीजेपी की जो प्रपोजल था, मसौदा था, उसको फाड़ के फेंक दिया, उसी दिन से हम पे हमले शुरू हो गए। सूबे के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को 2 दिन के लिए भाजपा वालों ने नजरबंद कर दिया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पे कई 100 भाजपा के गुंडे दिन दहाड़े उनके घर में घुसते हैं। उनकी बीवी, उनका बच्चा घर में मौजूद था और वहां जाकर उधम मचाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। उसके बाद मेरे कार्यालय में आकर भाजपा के गुंडों ने हमला किया, मेरा पूरा कार्यालय तोड़ डाला। क्यों? हमारा क्या अपराध था? भाजपा की नजरों में हमारा यह अपराध है कि हम देश के किसान की सेवा कर रहे हैं, कि केजरीवाल साहब ने ये 3 काले कानून फाड़ के फेंक दिए, इसलिए आज हमें टारगेट किया जा रहा है। लेकिन हमें भी हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने एक बात समझा दी है, बता दी है कि मरते दम तक, आखिरी सांस तक देश के किसान की लड़ाई लड़नी। उनके इस इनकलाब की आवाज को जितना बुलंद कर सकते हैं हम अपनी तरफ से उसको उतना बुलंद करेंगे। इसी के साथ साथ मैं आज की जो मेरी महत्वपूर्ण घोषणा कहिए, अनाउंसमेंट कहिए, मेरा विश्वास कहिए, मुझे ऐसा लगता है कि 2022 में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की, फुल मेजॉरिटी की सरकार पंजाब में बने। इस संदर्भ में किसी भी साथी का कोई सवाल हो तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? मुख्यमंत्री का चेहरा आम आदमी पार्टी की ओर से, और सूबे का अगला मुख्यमंत्री जो होगा उसका नाम पार्टी बहुत जल्द आपको बताएगी भी। मुख्यमंत्री का चेहरा पंजाब की जनता में से कोई होगा। मैं फिर से बोल दूं, मुख्यमंत्री का चेहरा पंजाब से होगा। मुख्यमंत्री का चेहरा ऐसा होगा जिसे पंजाब की जनता, जिसपे पंजाब की जनता को नाज हो, जिसे पंजाब की जनता सर आंखों पे भी बिठाएगी, उसे प्यार भी करेगी, और वो पंजाब की आन बान और शान होगा। समय देखिए, मैं ये हमसे कई बार सवाल पूछा जाता है कि क्या हम नवजोत सिंह सिद्धू जी को अपनी पार्टी में लाएंगे। मैं आपसे ये पूछता हूं, क्या वो हमारी पार्टी में आना चाह रहे हैं? ये सवाल तो आप उनसे पूछिए। हमारे हाँ या ना कहने की बात तो तब आती है जब वो ये बता दें। देखिए, मेरा ऐसा मानना है, और मैं किसी व्यक्ति विशेष, यहाँ से मेरे ख्याल में 300 मीटर दूर है घर। नहीं, मैं यही बोलने वाला था, मैं यही बोलना चाह रहा था। हम आपसे पूछते वो सवाल जो सरकार बनाते हैं, और सरकार बनाती है कानून, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे सीएम हो, तो आपने जो कानून लागू किया था उस पर मैं आज पहले ये खत्म कर दूं, फिर मैं इसका जवाब, मैं ये सवाल का जवाब देना चाहता हूं।
जहां तक नवजोत सिंह सिद्धू जी का सवाल है, उनका घर यहाँ से 10 मिनट 15 मिनट की दूरी पे है। मैं यही हूँ, आप जाकर एक बार उनसे पूछ लीजिए और फिर मैं सारे जवाब दे दूंगा। पंजाब के प्रभारी आप नहीं, बने देखिए हैं। हमारा ये जो आपने दावा पार्टी किया का है कि 2022 में आपकी सरकार बनेगी, पार्टी का तो ये ऐसे मानना जो है। चेहरे हैं, पार्टी चाहेगी नहीं, कैसे कह रहे हैं हमारे पास पार्टी आए, प्रभारी बने आप। मुझे बता रहे 10-15 मिनट का रास्ता, आपको ही पता, आप जाके बात नहीं कीजिए नहीं, उनसे। ठीक है, ठीक। मैं पार्टी 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 का ये मानना है, मेरा ये मानना है, हम सबका ये मानना है कि जिस व्यक्ति के दिल में पंजाब प्रायोरिटी है, जिसके लिए पंजाब प्राथमिकता है, उस व्यक्ति का हमारी पार्टी में स्वागत है। हमारा तो ये शुरू से कहना है कि सब अच्छे लोगों को साथ आना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ एक छोटी सी बात, 10 सेकंड लूंगा। जब महाभारत शुरू हुई तो कौरवों और पांडवों के बीच जब लड़ाई शुरू होने लगी थी, तो पांडवों के मुखिया युधिष्ठिर ने शंख बजाया और कहा कि मेरी ओर से, मेरी फौज में कोई ऐसा व्यक्ति अगर खड़ा है जिसे लगता है कि सत्य मेरे साथ नहीं है, सत्य सामने वाले के साथ है, तो वो इस समय मेरी फौज छोड़कर सामने वाले के पास जा सकता है, जंग शुरू होने वाली है। और कौरवों की तरफ कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई योद्धा खड़ा है जिसे लगता है कि सत्य मेरे साथ है, वो अभी समय है कौरवों की फौज छोड़कर मेरी फौज में आ जाए, उसका मैं स्वागत करता हूं। उस समय भी कौरवों का एक भाई जिसका नाम था युयुत्सु, वो कौरवों को छोड़ के पांडवों में आ गया। तो कहने की बात यह है, इस मंच से भी हम सबको, जो व्यक्ति पंजाब को प्राथमिकता देता है, जिसका दिल पंजाब के लिए धड़कता है, उसको आमंत्रित करते हैं। लेकिन जहां तक आप एक व्यक्ति विशेष का सवाल पूछ रहे हैं, सिद्धू साहब का सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल उस समय एक हाइपोथेटिकल सवाल नहीं रहेगा, आज हाइपोथेटिकल सवाल है। जिस समय वो ये कहें कि वो आना चाहते हैं, अगर वो कह रहे हैं तो मैं जवाब दूंगा। मैं अभी यही हूं, आप जरूर पूछ के आइएगा, मैं जवाब दूंगा। आपका जो सवाल था मैं उस पर बता देता हूं। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा प्रपोज किया गया कानून और देश की पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया कानून पूरे देश भर में, पूरे हिंदुस्तान में, भारत में लागू हो जाता है। किसी राज्य सरकार के पास उसे लागू करने की या लागू होने से रोकने की शक्ति नहीं होती। अगर ऐसा होता, मान लेते हैं, फर्ज करिए कि किसी राज्य सरकार के पास यह शक्ति है कि इस कानून को लागू होने से रोक सकती है, तो आज पंजाब के हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान दिल्ली में ना होते, वो कैप्टन साहब के महल के बाहर बैठे होते और बोल रहे होते, कैप्टन साहब इन 3 काले कानूनों को लागू मत होने देना। एक उदाहरण दे देता हूं, मैं उदाहरण दे रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं। मैं जवाब मैं बहुत खतरनाक कानून पर ऑर्डिनेंस कैबिनेट में आ गया, उसका साइन। उसके बाद जितने भी उन्होंने कॉल दिए किसानों, चाहे वो ट्रैक्टर मार्च हो, चाहे वो चक्का जाम हो, कैसे कैसे समझ रहे आप पे यकीन नहीं, किसानों ने साफ किया। देखिए, मैं जवाब दे में भी नहीं उम्मीद है, मोदी से भी उम्मीद नहीं है, और आपसे भी उम्मीदें कम है। आपसे भी उम्मीदें कम हो रही है। वीर जी, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, सुन तो लो। देखो, सबसे सितंबर में चलाई उम्मीदें कम हो रही है। हम सिद्धू वोटर में वोटिंग करके हमारे साथ में आए हैं। हम आपकी बात कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी उसी की बात। देखिए, सबसे ज्यादा अगर विरोध किसी पार्टी ने देश की संसद में किया इन 3 काले कानूनों का, तो वो आम आदमी पार्टी। हमारे सांसद हैं भगवंत मान जी, हमारे सांसद हैं संजय सिंह जी, जिन्होंने राज्यसभा और पार्लियामेंट का जो अध्यक्ष होता है उसका माइक तक उखाड़ दिया, जो पूरी रात संसद भवन के प्रांगण में महात्मा गांधी जी की जो मूर्ति है उसके नीचे सोए और इन 3 काले कानूनों का विरोध किया। हमारे विधायक सारे पंजाब के विधानसभा में सोए। सबसे ज्यादा विरोध अगर किसी पार्टी ने किया तो वो आम आदमी पार्टी ने किया। और सबसे ज्यादा धोखा अगर
देश के किसान को किसी ने दिया है तो वो कैप्टन अमरिंदर ने दिया। मैं आज आपसे पूछता हूं, कैप्टन साहब दिल्ली आए, अमित शाह से मिले, अभी दिल्ली आ गए अपना महल छोड़कर, लेकिन देश के किसान से नहीं मिले। किसान वहीं बैठे थे, किसानों से मिल लेते 5 मिनट, होता है ना, नहीं मिले। होता है ना, पुत्र मोह, अब वही कह रहा हूं, पुत्र मोह जो आपने शब्द का आपने यूज किया, आज अगर पुत्र मोह इतना ज्यादा हो गया कि पंजाब पीछे हो गया, पंजाब की भलाई पीछे हो गई, पंजाब की खुशहाली पीछे हो गई, और केवल पुत्र मोह, केवल अपने बच्चे को बचाने की आपकी जो लड़ाई है वो आगे हो गई, तो फिर क्या बचा? फिर तो पंजाब की जनता ने देख लिया आपको। एक संसद को क्या कहेंगे, संसद को क्या कहेंगे जहाँ पे कानून पास हुआ? आप भी सांसद हैं, ये संसद को क्या देखो कहेंगे? देखो पार्लियामेंट मोदी जी चलाते नहीं है, पार्लियामेंट तो हमको एक विशेष सत्र बुलाने की बात कर रहे थे, बुला लो और इनको कानून रद्द कर दो, नहीं बुलाते नहीं, क्योंकि कोरोना बहुत वायलेंट है। हम बाद में रैलियां करते समय कोरोना साइलेंट। पूछना चाहता हूं, ये नौबत ही नहीं आती? कैप्टन साहब अगर अगस्त 2019 में बता देते मीटिंग से निकलकर कि ये 3 काले कानून आने जा रहे हैं, सावधान हो जाओ, तो हो सकता है 3 काले कानून नहीं आते। लेकिन कैप्टन साहब ने ये 3 काले कानून बनाने वाली कमेटी में अपनी सहमति दर्ज कराई। इससे बड़ा धोखा मुझे लगता नहीं पंजाब की जनता से हो सकता था। मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में आपको कहा कि एक ऐसा मुख्यमंत्री जो अपने महल से नहीं निकलता, जो केवल राजशाही के फायदे ले रहा है, एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसने एक वादा पूरा नहीं किया। कहा था 4 हफ्तों में नशा खत्म कर दूंगा, पंजाब के हर घर में नौकरी दूंगा, कर्जा खुर्की माफ करूंगा, न जाने क्या क्या कहा था। वादे नहीं पूरे करे, चलो कोई नहीं, बात करेंगे जब चुनाव आएगा। लेकिन आज आपने पंजाब की जनता की पीठ में छुरा भोंक दिया। वो 3 काले कानून, मैं तो कहता हूं उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है, हम तो शुरू से ही कहते हैं कि मोदी की सरकार तो उद्योगपतियों की सरकार है, धन्ना सेठों की सरकार है, इंडस्ट्रियलिस्ट की सरकार है, जनता की सरकार नहीं है। लेकिन कैप्टन साहब ने क्यों कर दिया ऐसा? कैप्टन साहब ने क्यों पंजाब की जनता की पीठ में छुरा भोंका? मैं तो आज कहता हूं कैप्टन साहब उन 3 काले कानूनों के जननी हैं। उन्होंने इन 3 काले कानूनों को जन्म दिया है। आज पंजाब की आवाम उनसे सवाल पूछती है। लेकिन सर एक और चर्चा है कि जब अन्ना हजारे आंदोलन हुआ था उसमें से केजरीवाल निकले थे, और अब भी किसान आंदोलन से भी कई नेता जो निकल सकते, तो क्या वही अब आम आदमी पार्टी कहीं ऐसी प्लानिंग में तो नहीं है? देखिए, हम ना ही इस पाक साफ आंदोलन को राजनीति से जोड़ते हैं और ना ही इस पाक साफ आंदोलन को राजनीतिक चश्मे से देखते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। सर, आपका 2022 का जो आपने पूछ लिया एक बार इनसे, फिर आ जाऊंगा। फिर आ जाऊंगा। 2022 का विषय है। आज वफद है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन को मिला है और उन्होंने मांग की सेंट्रल फोर्सेस लगाई जाए जो यहाँ पर अब इलेक्शंस हो गए, क्योंकि पंजाब पुलिस पर उन्हें सरकार पर भरोसा नहीं है। देखिए, भाजपा और मोदी सरकार वो सरकार है जिसका मुझे लगता है सुपड़ा साफ हो गया है पंजाब में, और अब चुनावों से भागने की ओर, कि चुनाव ना हो या चुनाव उनके हक में नहीं जा रहा, वो इस ऊल जलूल बातें कर रहे हैं, इस प्रकार की बहानेबाजी कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता इसका कुछ संज्ञान लेने की भी आवश्यकता है। क्या मांगे चुनावों को लेकर के? आपको लगता है कि सुरक्षा नहीं, हमारी इस प्रकार की ऐसी कोई मांग नहीं। आपके सिर्फ आम आदमी पार्टी जब नगर पंचायत जो चुनाव हो रहे हैं वो सभी लड़ेगी, इस बात की बात है? बिल्कुल लड़ेगी। तो उसका सर मकसद ये तो नहीं कि आप 2022 से पहले अपना आधार जांचना चाहते हैं कि हम कहाँ पहुँच चुके? देखिए, 2022 की जहाँ तक बात है ना, मैंने आपको बड़ा एक सटीक, सरल, सिंपल सा विश्लेषण दिया, एनालिसिस दिया है। अगर
आज पंजाब की जनता को किसी पार्टी की ओर देखना हो तो मुझे बताइए कौन सी पार्टी की ओर देखिए। सर 2017 में भी आम आदमी पार्टी की तरफ देख रही थी पंजाब की जनता, मुझे खत्म कर लेने दिया, लेकिन बड़े लोग छोड़ के चले गए नेता आम आदमी, क्योंकि मुख्यमंत्री केजरीवाल जी इतने महत्वाकांक्षी हो गए। नवजोत सिंह सिद्धू से भी बात चली, बात सिरे नहीं चढ़ी, तब आम आदमी पार्टी की बहुत वेव थी। इस बार जो लगता है कि उतनी मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो पंजाब की जनता अरविंद केजरीवाल जी से बहुत प्यार करती है, दिलो मोहब्बत करती है। और जहां तक 2017 के चुनाव की बात है, पहली बार हमने विधानसभा का चुनाव लड़ा था और पहली बार ही पंजाब की जनता ने हमें सर आंखों पे बिठाया, सेवा का मौका दिया और मुख्य विपक्ष, प्रिंसिपल ऑपोजिशन हमें बना दिया। ये कहीं होता नहीं है, किसी राज्य में नहीं होता कि 4 साल पुरानी पार्टी को सीधी इतने बड़ी जिम्मेदारी दे दी। उस समय हमें विपक्ष की जिम्मेदारी मिली थी। आज पंजाब की जनता देख रही है कि हाँ, 5 साल इन लोगों ने ठीक जिम्मेदारी निभाई है, विपक्ष अच्छा रहा इनका। अब ये लोग परिपक्व हो गए, मैच्योर हो गए हैं। अब इन लोगों को सरकार चलाने की जिम्मेदारी मिलेगी। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, ड्राइविंग लाइसेंस 18 साल में मिलता है ना, तो 16 साल में चुनाव लड़ा तो विपक्ष मिले, अब 18 साल में लड़ रहे हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। चलिए राघव जी, आपको एक और रिश्ता बता देते हैं। यहाँ पे केजरीवाल जी की वाइफ जो यहाँ पे इनकम टैक्स कमिश्नर रही हैं, केजरीवाल जी का यहाँ पे आना जाना रहा है। तो दूसरी बात यह है कि पंजाब दिल्ली दिखा के अपने पंजाब में इस बार वोट मांगेंगे आप, या ये जैसे और क्या क्या आपके पास मुद्दे होंगे, या दिल्ली ही मॉडल होगा? वो सारे कैंपेन समय आने पर सबका खुलासा करेंगे। आपके सामने एक एक कैंपेन चल नहीं रहा होगा, दिल्ली दिखा के आपके सामने एक एक कैंपेन पंजाब को। आपको जानकर बहुत खुशी भी होगी, हैरानी भी होगी। जब 2014 में सबसे पहले जीता था तो पूरे 1.5 साल तक राघव, मैं इनके साथ खूब काम किया है, मेरे साथ खूब काम किया, मेरे पीए के तौर पर खूब काम, और आने वाले समय भी करेंगे। सरकार बन गई तब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मनीष सिसोदिया जी के साथ दिल्ली, क्योंकि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है, दिल्ली का बजट यही बनाता है। ऐसे बच्चे जब आएंगे तो अच्छा है। राघव जी, आपका जो पंजाब के किसानों को समर्थन दिया जा रहा है, वाईफाई लगवाए जा रहे हैं, क्या आपकी नजर 2022 उसी चुनावी रणनीति का हिस्सा है आपका? नहीं, देखिए, ये अच्छा सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं इस पे जवाब देना चाहूंगा। देखिए, हमें बहुत शिकायतें मिली सिंगू बॉर्डर से कि वहां पर हो सकता है शायद जान के मोदी सरकार ने या खट्टर सरकार ने सिग्नल कम कर दिए, फोन में जड़ा थोड़ा नेटवर्क उसको कम कर दिया कि भैया जनता से बात ना कर पाए, अपने घर बात ना कर पाए, अपने बीवी से बात, अपने बच्चे से बात ना कर पाए। इसलिए हमने ये फैसला लिया कि हम आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल वहां पर फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट लगाएंगे। मैं खुद कल परसों जाकर वहां पे फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट लगवा कर आया हूं, ताकि पूरा दिन आंदोलन करने के बाद, प्रोटेस्ट करने के बाद, कम से कम देश का किसान, हमारा पंजाब का नौजवान अपने घर अपनी बूढ़ी माँ को एक वीडियो कॉल तो कर सके, अपनी बीवी को एक फ़ोन तो कर सके, अपने बच्चों को लोरी सुनाकर वीडियो कॉल के माध्यम से सुला सके। ये सोच के साथ हमने फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट हर जगह लगा। मान साहब, मेरा सवाल है कि ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ मान साहब मेरा सवाल ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸਵੀਲੇ ਗਾਏ ਕਿ ਬੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ? ਕੀ ਕਹਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ। ਰਾਘਵ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋਊ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 80 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਨਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਹੁਣ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕਿ ਕੈਪਟਨ। ਪੀਟੀਏ ਨਿਊਜ਼ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਧਰਮਵੀਰ ਗਿੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।